अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 12.14 कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर स्टडी किया और साथ ही हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैपेसिटेंस को भी देखा। लेकिन आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिटेल से करेंगे और देखेंगे कि ये कैपेसिटेंस किन पैरामीटर्स, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, तो मैंने इसको मुकम्मल तौर पर थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली यहाँ पर लिख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इसके स्टेप्स को देखते हैं। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल मेटालिक प्लेट ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। दो प्लेट्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल देन देयर साइज। ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया की निस्बत कम होना चाहिए, मतलब कि ये प्लेट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज यूनिफॉर्म एंड कन्फाइंड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वो यूनिफॉर्म रहे, दूसरा वो कन्फाइंड रहे, सिर्फ इसी रीजन में रहे, इससे बाहर ना जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जाया ना हो। नेक्स्ट, लेट एयर और वैक्यूम बी प्रेजेंट एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। हमने इन प्लेट्स के दरमियान जो अभी मीडियम फिलहाल कंसीडर किया है वो एयर या वैक्यूम है। ये रिलेशन आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा। ये कहां से आया? Q इज इक्वल टू CV से। इसमें जस्ट मैंने C को एक साइड पर किया तो वो बराबर आ गया Q ओवर V के। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। मैंने दोबारा इसी इक्वेशन की तरफ आना है। मैं यहाँ पर ये जो V है इसकी वैल्यू पुट करूंगा, वो V की वैल्यू कुछ स्टेप्स के बाद आपके पास आएगी, तो इसलिए इसकी लेबलिंग करना बेहतर है। नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन लिखी है E इज इक्वल टू V ओवर D। ये इक्वेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में पढ़ी थी, जहां पर माइनस डेल V ओवर डेल R था। माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर वो लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर डेल R की जगह हमने D पुट किया, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस इक्वेशन को भी अगर मैं रीअरेंज करूं तो V इज इक्वल टू ED बन जाएगा। यहां से इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। आपने पीछे टॉपिक पढ़ा गॉसेस लॉ वाला, उसकी थर्ड एप्लीकेशन में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो हमारे पास बराबर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम E की वैल्यू अगर पुट कर दें, इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 में E की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास V आएगा सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां हमारे पास जो सिग्मा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि बराबर होती है चार्ज ओवर एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो फाइनली V की वो वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहां पर इक्वेशन 1 में पुट करनी है, दैट V इज इक्वल टू QD ओवर एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। यहां पर अगर आप नोट करें तो मैंने वैक्यूम लिखा हुआ रेड कलर से, तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिलहाल हमने इन प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम कंसीडर किया है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, ये जो एरिया एप्सिलॉन नॉट है ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो चार्ज है वो चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन आ गई, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो एरिया है प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्लेट्स जितनी दूर होती जाएंगी हमारे पास कैपेसिटेंस कम होती जाएंगी और एरिया उनका जितना ज्यादा होता जाएगा तो कैपेसिटेंस भी हमारे पास ज्यादा होती जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एयर और वैक्यूम की बजाय कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं जिसकी अपनी रिलेटिव परमिटिविटी है तो उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या फर्क आता है। तो आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये चीज प्रूव की गई है कि अगर आप कोई और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी अपनी रिलेटिव परमिटिविटी है उसको इंसर्ट करते हैं प्लेट्स के दरमियान तो कैपेसिटेंस पहले की निस्बत इंक्रीज कर जाती है। तो
तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या जी, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनको पहले फुली चार्ज किया गया बैटरी के साथ, फिर बैटरी को हटा के एक वोल्टमीटर लगा दिया गया जो कि इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो जिस टाइम एयर या वैक्यूम थी इन प्लेट्स के दरमियान तो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टमीटर था वो मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रहा था। लेकिन जैसे ही आप एयर की बजाय एक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जिसकी अपनी रिलेटिव परमिटिविटी है, तो हमारे पास जो वोल्टमीटर है वो पहले की निस्बत कम रीडिंग शो कर रहा था, मतलब कि जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाते हैं। ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू Q/V। यहाँ पर मैंने Q को कांस्टेंट रखा हुआ है, चार्ज हमारे पास कम ज्यादा नहीं होगा। एक दफा आपने इसको बैटरी से चार्ज किया और बैटरी को आपने हटा दिया, तो चार्ज इस केस में हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है। लेकिन हमने देखा कि जो वोल्टेज है वो डिक्रीज कर गई, वोल्टेज कम हो जाती है डाइलेक्ट्रिक के केस में, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो इन केस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसमें हम देखते हैं कि एरिया एप्सिलॉन r और साथ एप्सिलॉन r भी आ गया है, यहाँ पर एप्सिलॉन r नहीं है, तो ये एक इजाफी चीज है इन केस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर आप एयर की बात करेंगे या वैक्यूम, उसमें एप्सिलॉन r जो रिलेटिव परमिटिविटी उसकी वैल्यू 1 होती है, तो दोबारा आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाता है। तो इन दोनों रिलेशंस को अगर हम देखें तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिपेंडेंस का पता चल रहा है जो कि इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी? एक तो है एरिया, प्लेट्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी उनका जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा प्लेट्स की या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी। सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट कितनी एक दूसरे से करीब हैं या दूर हैं, ये भी डिपेंड करती है। आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं और इस फार्मूले से भी। नंबर 3 द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो ये जो एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन r है ये आपको मीडियम के बारे में बता रहा है कि प्लेट्स के दरमियान आपने कौन सा मीडियम रखा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, इक्वेशन 6 को ऊपर रखूं और इक्वेशन 5 को नीचे, तो मेरे पास इस एप्सिलॉन r जो कि डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट या कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन आ जाती है जो कि रेशो है। किस चीज का रेशो है? दो कैपेसिटेंस का रेशो है। ये वो कैपेसिटेंस है जिस टाइम आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, डिवाइडेड बाय ये वो वाली कैपेसिटेंस है जब पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान हमने वैक्यूम को कंसीडर किया हुआ है। तो यहां से आप इस एप्सिलॉन r या डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट को डिफाइन करते हैं जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।